आज हम देखने वाले हैं तीन सदिशों का गुणनफल। हमने अपनी लास्ट क्लास में दो सदिशों का गुणनफल हमने देखा है। दो सदिशों के गुणनफल में हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं तीन सदिशों का गुणनफल। तो तीन सदिशों का गुणनफल किस तरीके से होता है, उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी तीन सदिश है मेरे पास। तो उन तीन सदिशों को क्या मैं इस तरीके से अगर मैं किसी भी तरीके से गुणा करता हूँ तो किसी भी तरीके से गुणा करना क्या तीन सदिशों का गुणनफल है। तो इसी चीज़ को आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि किन्हीं भी दो सदिशों में या तो बिंदु यानी डॉट या अदिश गुणनफल होता है या क्रॉस या सदिश गुणनफल होता है। हम किसी भी एलजेब्रिक यानी जो बीजगणितीय गुणा हम दो सदिशों में नहीं करते हैं। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसी कंसेप्ट के साथ अगर हम देखें तो इस गुणनफल को अगर हम चेक करें तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वो आपको एक अदिश राशि देगा और इस अदिश राशि को किसी भी सदिश से मैं अगर गुणा करता हूँ तो एक रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है गुणनफल वो अर्थयुक्त है। अर्थयुक्त तो है, ऐसा गुणनफल होता है, लेकिन ये किसी भी सदिशों का तीन सदिशों का गुणनफल हम इसको नहीं कह सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक सदिश है, ये सदिश गुणनफल का चिन्ह है। लेकिन यहाँ से देखिए बी और सी सदिश का अदिश गुणनफल जो आपको देगा वो एक आपको अदिश राशि देगा और किसी भी अदिश राशि का सदिश राशि के साथ सदिश गुणनफल नहीं होता है। तो ये हमारे पास अर्थहीन है, यहाँ पे इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी तीन सदिश है। इसके बाद सिंपल अगर अपन देखें तो ये और ये रिजल्ट तो आपका सेम ही है। तो ये रिजल्ट आपके पास सेम है। हाँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए इस रिजल्ट में देखिए यहाँ पे आप बी क्रॉस सी अगर ये गुणन जब आप करेंगे तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है जो आपको एक सदिश राशि देगा। बाहर भी एक सदिश राशि है लेकिन जिसके बीच में बीजगणितीय गुणा जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी अर्थहीन है। इसके बाद ये देखिए हमारे पास आपके पास ये देख सकते हैं आप अपने पास अगेन। तो ये जो पार्ट है वो भी आपका सेम है। इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है आपका कि दो सदिशों का ये सदिश गुणन है। दो सदिशों का सदिश गुणन मेरे को एक सदिश राशि देगा। उस सदिश राशि को बाहर सदिश राशि से अगर मैं उसका अदिश गुणनफल करता हूँ तो ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। और इसी को ये आप इन तीनों जो ये गुणन है तो ये तीन सदिशों का गुणनफल है, उसको हम अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। ये अदिश त्रिक गुणनफल है आपका कि तीन सदिशों का ये अदिश त्रिक गुणनफल है। जिसमें अदिश त्रिक गुणनफल क्या है, ये तो हमारे पास तीन सदिशों का गुणनफल है, लेकिन ये तीन सदिशों का गुणनफल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है हमारे पास वो एक अदिश राशि आएगा, इसलिए हम इसको अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। इसके बाद इसको देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि बी क्रॉस ये एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। वो सदिश राशि में जो क्रॉस है वो एक सदिश गुणनफल है यहाँ पे। तो ये देखेंगे ये आपका एक सदिश त्रिक गुणनफल है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये भी हमारे पास इन्हीं तीन सदिशों का गुणनफल ही है, लेकिन ये जो तीन सदिशों का गुणनफल है उसका जो परिमाण होगा, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एक सदिश राशि आएगा, इसलिए हम इसको सदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अदिश त्रिक गुणनफल। तो अदिश त्रिक गुणनफल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं अदिश त्रिक गुणनफल। तो आपका पहला जो टॉपिक है वो है अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल, इसका मीनिंग क्या है वो आपने देख लिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ले लेते हैं। तो परिभाषा में क्या है कि मेरे पास तीन सदिश हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। इन तीनों सदिशों का एक इस तरीके से जो अरेंजमेंट है, इन तीनों को हम इस तरीके से जो अरेंज करते हैं, इस तरीके से इनको जो हम अरेंज करते हैं, इसी अरेंजमेंट को अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। इनको इस तरीके से विन्यास में संयोजित करना, ए वेक्टर डॉट और बी और सी का क्रॉस, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है आपका, इसको अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। साथ में इसको हम एक बॉक्स में भी दर्शाते हैं।
इस तरीके से एक बॉक्स में भी दर्शाते हैं। इसको हम इसलिए कभी कभी इसको बॉक्स गुणनफल भी कहते हैं। बुक्स में आपको ये ए बी सी डायरेक्ट भी मिल सकता है और हो सकता है किसी बुक्स में आपको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को कोमा के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जनरली हम इसी को यूज करेंगे। तो इसी ये जो हमारे पास है ए डॉट बी क्रॉस सी जो अदिश त्रिक गुणनफल है आपका, उसको हम बॉक्स गुणनफल भी कहते हैं। और उसमें हम एक बॉक्स के अंदर ए बी सी को तीन को इस तरीके से जो राइट करते हैं, जो लिखते हैं, इसी अरेंजमेंट को हमारा अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। तो अदिश त्रिक गुणनफल का जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो आपका गुणनफल है, इस गुणनफल को करने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले है अदिश त्रिक गुणनफल हम कैसे करेंगे। अदिश त्रिक जो गुणनफल है, अदिश त्रिक गुणनफल कैसे करें, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि करें कैसे इसको। तो आपने देखा ये हमारे पास ए डॉट और ये बी और सी में हमारे पास क्रॉस है। तो सबसे पहले मैं इसको घटकों के रूप में ले लेता हूँ। तो ए वेक्टर जो है मेरे पास वो है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर है। फिर है बी वेक्टर जो आपका b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप है। फिर है सी वेक्टर जो है c1 i कैप, c2 j कैप और ये है आपका c3 k कैप। तो मैंने जो तीन वेक्टर हैं आपके, तीन सदिश हैं, उनको मैंने घटकों के रूप में लिया है। अब इस अलग अलग पार्ट को हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले आप B क्रॉस C निकालेंगे। तो B क्रॉस C जैसे आप निकालेंगे तो आप देखो सबसे पहले एज ए रिजल्ट यहाँ से भी देख सकते हैं आप, B क्रॉस C एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। दो सदिश राशियों के बीच में जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें जो राशि मिलेगी वो एक अदिश राशि मिलेगी, एक संख्यात्मक मान मिलेगा। तो आप देखेंगे कि B क्रॉस C निकालने का तरीका आपने अपनी क्लास में देखा था। आई कैप जे कैप के कैप आएंगे पहली पंक्ति में, यहाँ पे आएगा b1 b2 और b3, यहाँ पे आएगा c1 c2 एंड c3। तो सबसे पहले जो B क्रॉस C जो है वो बनेगा i कैप, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया b2 c3 माइनस b3 c2। इसके बाद माइनस j कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस k कैप है b1 c2 माइनस b2 c1। तो आपने देखा कि B क्रॉस C हमने ये फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है A डॉट B क्रॉस C। और आपको पता है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। हमें I कैप J कैप K कैप को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे I कैप का पार्ट ये है और यहाँ पे I कैप का पार्ट ये है। तो आपने मल्टीप्लाई किया है A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2, ये बन गया B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3, ये बन गया आपका B1 C2 माइनस B2 C1। तो इस तरीके से आपने ये मल्टीप्लाई किया। अब ये जो अरेंजमेंट है आपका, अब आप इसका ये एक सूत्र बन गया हमारे पास। और ये सूत्र याद रखना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको सारणिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सारणिक फॉर्म में लिखे हैं। इसी को ही जब मैं सारणिक फॉर्म में लिखता हूँ तो आप A क्रॉस B क्रॉस C को सारणिक फॉर्म में लिखने के लिए आप सारणिक लेंगे। आपको पता है कि हमारे पास जो सारणिक से जो ये जो मान आ रहा है वो एक अदिश राशि है। तो सबसे पहले I कैप J कैप K कैप का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो जो A वेक्टर है उसके गुणांक हम डायरेक्ट लेंगे A1 A2 A3, B के लेंगे B1 B2 B3 और C के लेंगे C1 C2 C3। इस तरीके से जो अरेंजमेंट हो जाएगा आपके पास, ये जो अरेंजमेंट आपके पास बन गया वही आपके पास गुणनफल है। आप देख सकते हैं कि A1 को लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आपके पास इस तरीके से ऑर्डर आया। तो किसी भी तीन सदिशों का गुणनफल या अदिश त्रिक गुणनफल जो है आपके पास, अदिश त्रिक गुणनफल को सोल्व करने का हमारे पास ये तरीका होगा कि तीनों जो वेक्टर हैं, जो तीनों सदिश हैं, उन तीनों सदिशों को हम 1 बाई 1 तीनों रो में उनकी I कैप J कैप K कैप के गुणांकों को लिख के उस सारणी को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें एक संख्यात्मक मान मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास गुणनफल। अब हम देखेंगे कि अदिश त्रिक गुणनफल के ज्यामितीय व्याख्या। अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या।
ज्यामितीय व्याख्या हम यहाँ से देखेंगे कि ज्यामितीय व्याख्या क्या है, इसका मतलब क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ज्यामितीय व्याख्या उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ए सदिश और ये है बी क्रॉस सी। आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस सी हमें पता है, तो आप देखेंगे ए सदिश बी क्रॉस सी को अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो गया बी का मापांक, सी का मापांक और साइन थीटा। थीटा जो एंगल है वो बी और सी के बीच का एंगल है, थीटा बी और सी के बीच का एंगल है, ये हमारे पास बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है पूरे पास, और यहाँ पे होगा एन कैप, क्योंकि इसमें इसकी दिशा होगी, तो ये होगा हमारे पास एन कैप। अब आप देखेंगे ये दो सदिश हो गए, इन दोनों सदिशों का मुझे अदिश गुणनफल करना है, वो हो जाएगा आपका ए का मापांक। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से अगेन हम देखेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो आपके पास इस सदिश और इस सदिश में हमारे पास क्या बनेगा, इन दो सदिशों में ए सदिश डॉट एन कैप, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हमारे पास अदिश गुणनफल बनेगा। यानी ये जो हमारा मापांक है बी कैप सी कैप साइन थीटा, ये हमारे पास एक अदिश राशि है, तो सदिश राशि होगी ए सदिश एन कैप, ये हमारे पास एक सदिश राशि है। तो इस सदिश राशि में हमारे पास क्या बनेगा, अदिश गुणनफल बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास बी सदिश का मापांक, सी का मापांक साइन थीटा। अब ये मैंने लिखा ए का मापांक, एन का मापांक और कोस फाई। फाई जो एंगल है वो एन कैप और ये वेक्टर ए, इनके बीच का जो एंगल हमने लिया वो फाई है। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल जो है हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारे पास पार्ट आया। अब एन कैप, अब एन कैप इससे ज़्यादा नहीं जा सकता साहब, जैसे ही मापांक लगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये पार्ट बन जाएगा हमारे पास बी सी साइन थीटा और ये बन जाएगा आपके पास मापांक ए कोस फाई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपके पास, ये पार्ट है और ये भी आपके पास एक पार्ट है। इन दोनों पार्टों का हमारे पास कुछ मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली इसका फॉर्मूला हमारे पास ये भी बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम केवल दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। हमने अभी देखा है इसको, बस ये किसी बोर्ड पे ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें कभी इसका यूज नहीं करना। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास निकल के आता है वो इस तरीके से निकल के आता है। इसका मीनिंग क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो देखने से पहले, और मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका हमने देख लिया कि सारणिक की हेल्प से तीनों सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो हम सारणिक की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका एक मीनिंग देखा कि अदिश त्रिक गुणनफल का हमारे पास ये मीनिंग आता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। इस पार्ट को मैंने यहाँ नोट किया, तो वो बन गया मेरे पास बी का मापांक, सी का मापांक साइन थीटा कॉस फाई। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस फाई। अब इसका मीनिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये आपके पास क्या है, अदिश त्रिक गुणनफल हमारे पास क्या है। माना कि हमारे पास एक समांतर षटफलकीय की संगामी कोणें, माना कि समांतर समांतर षटफलकीय की संगामी कोणें क्रमशः तीन सदिश हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश है। समांतर षटफलक को समझेंगे। षटफलक मतलब जिसकी 6 भुजाएं हैं, और वो 6 भुजाएं कैसी हैं, वो एक समांतर चतुर्भुज से बनी हुई है। यानी इसकी 6 की 6 जो आपकी जो 6 फलक हैं, वो 6 की 6 फलक आपके समांतर चतुर्भुज है। आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि समांतर षटफलकी का मतलब, अगर हम देखते हैं कि हमने घन और घनाभ देखा है। घनाभ का मतलब होता है कि जिसके 6 फलक आयत हों, जिसमें 6 फलक वर्ग हों, उसको हमने घन बोला है। और वैसे ही जिसके 6 फलक समांतर चतुर्भुज हों, उसको हमने समांतर षटफलकी बोला है। तो यहाँ से इसको कंसिडर करते हैं। तो हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, ये हमारे पास एक समांतर षटफलकी है जिसके संगामी कोणें, ये कोणें हम देख लेते हैं। संगामी कोणें का मतलब है कि एक बिंदु से स्टार्ट होगी। तो ये मान लो बी वेक्टर है आपका, ये आपका सी वेक्टर है।
तो ये आपके पास ए वेक्टर है। यहाँ से हम मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले बी क्रॉस सी, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो बी क्रॉस सी जो निकल के आएगा वो इस प्लेन के लंबवत होगा, तो बी क्रॉस सी इस तरीके से होगा। एन कैप, एन कैप आपने देखा था जब हमारे पास एन कैप आया था, तो एन कैप वो इकाई सदिश है जो बी क्रॉस सी का, बी और सी के लंबवत है तथा इस बी क्रॉस सी की दिशा में है। यानी बी क्रॉस सी जो ये सदिश है आपके पास, इसी सदिश का इकाई सदिश है आपका एन कैप। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बी और सी सदिश के लंबवत सदिश है। तो आपके पास ये जो सदिश बना, अब आपने देखा कि ये हमारे पास क्या बन गया है। इससे पहले मैं आपको इसके ले जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आपके पास एक घनाभ है। इस घनाभ का मेरे को आयतन फाइंड करना है। आयतन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसका आयतन लिखेंगे आप आधार का क्षेत्रफल और इनटू ऊंचाई। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा किसी भी 3D जो ज्योमेट्री है उसका आयतन निकालने के लिए। हम ये फॉर्मूला हमारे पास बना कि हम उसके बेस का एरिया निकालें, बेस का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे भी सिंपली अगर हम देखें तो बी क्रॉस सी जो है, यानी बी क्रॉस सी वो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। और ये हमने पहले देख चुके हैं कि बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है। किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल का मतलब ज्यामितीय मतलब ये होता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हमें देगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका आधार में हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। अब आप देखेंगे कि इसके साथ ये जो है समांतर चतुर्भुज और इनटू ऊंचाई, और अगर ऊंचाई की बात करें तो आपके पास इस प्लेन की जो ऊंचाई है वो आपके पास ऊंचाई इसमें बनेगी। तो ये जो ए वेक्टर है इसकी ऊंचाई मैं इसमें फाइंड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन यानी इसका प्रक्षेप ड्रॉ किया, प्रक्षेप यहाँ पे ड्रॉ किया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका है फाई। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। तो ये जो पार्ट आपका निकल के आया वो आया आपका मैग्नीट्यूड ए कोस फाई। तो मैग्नीट्यूड ए कोस फाई जो है वो आप देख सकते हैं इसकी लंबवत दूरी है, वो इसकी लंबवत दूरी है। तो यहाँ से अगर अपन देखें इस क्षेत्रफल से यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है वो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगर मैं इसको यहाँ से डिनोट करूँ ओ ए बी सी, तो ये पार्ट बन जाएगा मेरा समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल इनटू बी को ए कोस थीटा कोस फाई जो है वो है ऊंचाई, वो है इसकी ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो ये है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और ये क्या है आपके पास, ये एक समांतर षटफलकी का आयतन है। ये है समांतर षटफलकी का आयतन है। तो आपने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया कि किसी भी अदिश त्रिगुणनफल का जो हमारे पास मीनिंग है कि उसका जो हमने ज्यामितीय व्याख्या देखी है वो किसी समांतर षटफलकी का निर्माण होता है और उसमें समांतर षटफलक का आयतन है। तो जो हमारा समांतर षटफलक बना है उसका आयतन है। तो जब भी अदिश त्रिगुणनफल का जो मतलब है हमारे पास जो ज्यामितीय व्याख्या है वो क्या है कि एक समांतर षटफलक का आयतन। तो एक समांतर षटफलक का आयतन, षटफलक यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि एक ऐसा 3D पार्ट जो ज्यामिति है हमारे पास जिसकी 6 जो फेस है, जो इसके फलक है वो समांतर चतुर्भुज से बने होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अदिश त्रिगुणनफल है वो एक समांतर षटफलकी का आयतन से दिखाते हैं। तो और इसको आप जानते हैं कि बॉक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका अगर 3 वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं कि आपका अदिश त्रिगुणनफल जो है वो एक समांतर षटफलक का आयतन है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अदिश त्रिगुणनफल की गुणधर्म देख लेते हैं। अदिश त्रिगुणनफल के गुणधर्म, अदिश त्रिगुणनफल के गुणधर्म। पहला गुणधर्म आपके पास कि हमारे पास जो अदिश त्रिगुणनफल है ये वाला पार्ट, इसका बिंदु और क्रॉस का चिन्ह आप आपस में बदल सकते हैं।
हम बिंदु और क्रॉस का चिन्ह आपस में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास, हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका प्रैक्टिकली मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा कि इसका जो मीनिंग था वो था हमारे पास A1 A2 A3, ये था B1 B2 B3, ये था C1 C2 एंड C3। अब इस पार्ट को भी अगर आप ओपन करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, हाँ, तो इसको भी जब हम ओपन करते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये भाई C क्रॉस A क्रॉस B, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम से हमने ये लिखा, इसका मतलब जो इसका गुणनफल आएगा वो आएगा C1 C2 C3, A1 A2 A3, ये आएगा B1 B2 एंड B3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इन दो को अगर इंटरचेंज करता हूँ तो आपको पता है कि किसी भी सारणिक में दो पंक्तियों को अगर हम आपस में इंटरचेंज यानी बदल दें तो हमारा माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन लेकिन मान वही रहेगा। A1 A2 3, C1 C2 C3, B1 B2 एंड B3। अब अगेन हम देखेंगे इन दो पंक्तियों को अगर मैं आपस में इंटरचेंज यानी परिवर्तित कर देता हूँ तो अगेन माइनस साइन आएगा और बाहर हो जाएगा मेरा प्लस। ये बन जाएगा A1 A2 एंड A3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये दोनों मान आपके सेम हैं। तो किसी भी अदिश त्रिक गुणनफल में हम उसके डॉट और क्रॉस को के चिन्ह को हम आपस में बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है कि अदिश त्रिक गुणनफल में चक्रीकरण का पालन करना जरूरी है। चक्रीकरण में ये जो तीन वेक्टर है आपके पास A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, उनका एक चक्रीय क्रम में होना जरूरी है। चक्रीय क्रम में या ऐसे कह सकते हैं कि जो समांतर षटफलक है उसकी जो संगामी कोरें हैं वो एक क्रम में होनी चाहिए। क्रम में कैसे, या तो हो सकती है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, या B वेक्टर से आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से एक चक्रीय क्रम में होगी, अगर C वेक्टर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से एक चक्रीय क्रम में होगी। तो उस केस में उनका अदिश त्रिक गुणनफल ये जो आता है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जो आपका अदिश त्रिक गुणनफल है, ये जो आपका अदिश त्रिक गुणनफल है, इन सब का मान बराबर होगा। यानी जो ये अरेंजमेंट है जिसका अगर बॉक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, ये आपके पास इस तरीके से बनेगा और ये आपका इस तरीके से बनेगा। और ये हमने सारणिक से देख भी लिया, अगर किन्हीं भी दो को इंटरचेंज करके हम किसी भी रूप में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब भी हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए जब हम इनको चलते हैं तो हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर जो है वो वापस उसी क्रम में आ जाता है। तो चक्रीय क्रम में होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। A B C अगर हमारे पास चक्रीय क्रम में होंगे तो उनका जो मान होगा वो हम सबका मान सेम होगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अगर चक्रीय क्रम में नहीं होता है, अगर चक्रीय क्रम में नहीं होगा तो उस केस में इसमें क्या फर्क पड़ता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाँ, तो चक्रीय क्रम में नहीं हो, चक्रीय क्रम बदलने पर क्या होगा, आप देखेंगे सर चक्रीय क्रम बदलने पर क्या होगा। जैसे ये देखिए A डॉट B क्रॉस C, हम इसका क्रम बदलना चाहते हैं। आपको पता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। तो आपने देखा कि सर A डॉट, इसका अगर मैं क्रम चेंज करूंगा तो बाहर आएगा माइनस और ये बन जाएगा C क्रॉस B। या फिर आप इसको ले सकते हैं कि सर बाहर माइनस है तो ये बन गया A डॉट C क्रॉस B, और इसको हम अदिश त्रिक गुणनफल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा A वेक्टर, C वेक्टर और B वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास ये गुणनफल था और इसका हमने ACB में से B और C को इंटरचेंज किया, तो साइन माइनस आ गया और आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान रहेगा वो आपके पास सेम रहेगा। तो संख्यात्मक मान आपका वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह है वो आपका बदल जाएगा। तो चक्रीय क्रम में होने से हमारे पास ये होगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपके पास, दो सदिश बराबर हो वो समांतर हो। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, दो बराबर सदिश
दो समांतर सदिश के केस में हमारे पास क्या होगा, तो आप देख सकते हैं दो बराबर सदिश ए वेक्टर अगर सी वेक्टर, इस तरीके से अगर हम लेते हैं तब आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। अगर दो वेक्टर हैं तो सारणिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ a1 a2 a3 c1 c2 c3, तब आप देखेंगे किसी भी सारणिक में हमें पता है कि किसी भी सारणिक में अगर दो पंक्तियां अगर सेम है तो उसका मान शून्य होगा, तो इसका मान शून्य होगा। तो जब भी दो सदिश बराबर हो तो उस केस में उसका मान जो होगा वो शून्य होगा, या आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर दो समांतर हो, तो माना कि दो सदिश हमारे पास समांतर है, तो समांतर का केस अगर अपन देखें तो देख सकते हैं कि एक बी जो है वो सी के समांतर है, यानी उसका लैम्डा टाइप होगा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा लैम्डा सी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर इस तरीके से उनका अदिश त्रिकोणफल हम निकाले तो ये बनेगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट लैम्डा सी वेक्टर इन क्रॉस सी वेक्टर। अब आपको पता है कि दो सदिशों में साचलीता पालन का नियम का पालन करते हैं, तो उस केस में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा को अगर हमने बाहर लिया तो ये बन गया, और ये दो वेक्टर के जीरो हो जाएगा तो आपके पास जीरो आ गया। तो दो समांतर सदिशों के केस में भी आप देख सकते हैं कि जो आपके पास मान आएगा वो आपके पास जीरो आएगा। तो दो बराबर सदिशों या दो समांतर सदिश हैं, तो उस केस में हमारे पास अदिश त्रिगुणनफल जो होगा वो हमारे पास जीरो होगा। अब टॉपिक है हमारा चतुष्फलक का आयतन। अब टॉपिक है चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक का आयतन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए चतुष्फलक का आयतन क्या है। चतुष्फलक का मीनिंग समझिए कि चतुष्फलक हमारे पास एक इस तरीके चतुष्फलक मतलब जिसमें चार फलक आपके त्रिभुजाकार हो, जिसके चार फलक त्रिभुजाकार हो उसको हम चतुष्फलक कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक बी है और ये आपके सी है। तो ये जो है आपके पास इस तरीके से जो बनता है तो ये आपका एक चतुष्फलक है। और इस चतुष्फलक में आप देख सकते हैं कि जो चार फलक हैं आपके पास, वो चार फलक जो हैं वो त्रिभुज हैं। सबसे पहली बात, चारों फलक आपके पास त्रिभुज है। आपके पास आधार में भी त्रिभुज है, आपके पास इस साइड भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और उस साइड भी त्रिभुज है। इस तरीके से आपके पास चार इसमें त्रिभुज है। तो ये चार फलक हैं जो है इसमें त्रिभुज है। 1 2 3 4 इसमें आपके पास शीर्ष बिंदु है। 6 इसमें आपके पास कोरे हैं, एज है। 1 2 3 4 5 6 कोरे इसके अंदर है आपके पास। तो इस तरीके से ये आपके पास देख सकते हैं कि ये आपका एक चतुष्फलक है। हाँ तो यहां से देखेंगे, अगर हम इस चतुष्फलक में अगर अपन देखें तो इस चतुष्फलक की कोरे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो इस चतुष्फलक का आयतन क्या होगा। तो चतुष्फलक का जो आयतन है, चतुष्फलक का आयतन वो है आपका 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब ऊंचाई की हम बात करेंगे। यहां से देखिए तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार में आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज की संगामी कोरे आपको दी हुई है, यानी दो कोरे, दो आसन कोरे आपको दी हुई है, भुजाएं दी हुई है, एक ए और बी। तो उसके इसमें इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए क्रॉस बी होगा। और आपके पास ऊंचाई ये भी है। इस केस में जब मैं ऊंचाई फाइंड करूंगा तो बी ए क्रॉस बी के लंबवत जो पार्ट होगा वो ये होगा। तो सी से अगर हम बात करें तो सी वेक्टर से इसका अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, सी से अगर हमें इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, या फिर आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ए क्रॉस बी की इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ये सी वेक्टर है, तो इसके हम प्रोजेक्शन डालेंगे और ये इसकी हाइट निकालेंगे। उस केस में जो हमारे पास आएगा वो सी कोस थीटा आएगा, वो डॉट सी वेक्टर होगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा आपका 1/6 और ये आपके पास क्या है, अदिश त्रिगुणनफल है, तो वो इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी चतुष्फलक का आयतन 1/6 ऑफ समांतर षटफलक आयतन
समांतर षटफलक आयतन होगा, यानी समांतर षटफलक का आयतन का 1/6 जो है वो आपके पास चतुष्फलक का आयतन होगा। तो हमने चतुष्फलक का आयतन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चतुष्फलक का आयतन डिस्कस करने के बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा, तो जो लास्ट टॉपिक है आपके पास वो है हमारे पास असमांतर सदिशों के समतलीय होने का आवश्यक प्रतिबंध। तीन असमांतर सदिशों के समतलीय होने का प्रतिबंध हमें दिखाना है। आप इसमें कोई भी तीन वेक्टर है, हम सपोज दैट इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं कि ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। अगर हम अदिश त्रिगुणनफल को किस तरीके से तीन असमांतर सदिशों के असमतलीय होने का प्रतिबंध अदिश त्रिगुणनफल की हेल्प से, की सहायता से किस तरीके से दिखाएं, तो आप देखेंगे ये बी क्रॉस सी जो होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तो बी क्रॉस सी जो है वो इसके लंबवत होगा। तो ये मेरे पास बी क्रॉस सी है, ये इसके लंबवत होगा। तो ए और ये ए वेक्टर के बी क्रॉस सी जो है वो ए वेक्टर के लंबवत है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल जो होगा वो हमें पता है दो सदिशों का लंबवत, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। और ये जो है इसको बॉक्स में अगर लिखें तो ये बनेगा हमारा अदिश त्रिगुणनफल जो 0 है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तीन असमांतर सदिशों के समतलीय होने का प्रतिबंध उन तीनों के अदिश त्रिगुणनफल जो होगा वो हमारे पास 0 होगा।